Well, in this video, we are going to study about the article number 1.14. This is article number 1.14, the second part of the Gauss law. We are going to study about this 1.14. This is the second part of Gauss law. So this is the second part of Gauss law. As we have studied in the Gauss law that electric flux through a closed surface, it is equal to E dot delta S vector, and this is equal to Q upon epsilon 0. So this is equation number 1, that is what we have studied in the Gauss law. हम कुछ इसका स्पेशल केस करना चाहते हैं कि यदि मान लो, अब जैसे आप यहाँ पुट करते हो इफ़ Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यदि आप पुट करें कि यदि हम चार्ज को ज़ीरो को पुट कर दें तो हम क्या देखेंगे कि फ्लक्स जो है वो ज़ीरो आ जाती है। सो ये एग्जांपल हम करके देखना चाहते हैं कि वाकई ही क्या ऐसा होता है कि नहीं। इसके लिए हम एक केस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर, लाइक दैट। हम एक इस तरीके से एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं, एक सिलेंडर जिसकी कोई रेडियस आर है। यू आर जस्ट वॉचिंग द फिगर नंबर 1.26 ऑफ NCERT। सो ये आपके पास एक सिलेंडर है और जिसके आप तीन सरफेसेस चूज़ करते हैं। ये रहा आपके पास सरफेस नंबर 1, गॉसियन सरफेस नंबर 1, दिस इज़ गॉसियन सरफेस नंबर 2 एंड दिस इज़ गॉसियन सरफेस नंबर 3। इस सिलेंडर को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है एंड दैट पॉइंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ द अप्लाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो इस तरीके से आपने इसमें जो सॉलिड एक सिलेंडर को रखा हुआ है, and from here we will calculate the total flux of this surface, and this surface is the total flux through this surface phi is यदि हम यहाँ से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं then it is sum of these three, phi 1, phi 2 and phi 3. So now the question is we have to write down, सबसे पहले हमें phi 1 flux through the Gaussian surface number 1, flux through Gaussian surface number 2 and flux through Gaussian surface number 3 हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें से थोड़ा सा छोटा सा पार्ट एक डेल्टा एस जो है उसको चूज़ करते हैं। लेट दिस पार्ट इज़ डेल्टा एस। सो ये वाला पार्ट होगा डेल्टा एस 1 एंड दिस स्मॉल पार्ट चूजन इज दिस इज डेल्टा एस 2, this part is delta S1 and this part is delta S3. So delta S3 is chosen from here, and this is the direction of the area vector, and this is the direction of area vector along this direction, and this is the direction of area vector along this direction. So using this concept हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेल्टा फाई 1 कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फार्मूला आपके पास क्या रहेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अप्लाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डेल्टा S1, राइट। तो इसको हम जो वेक्टर है उसको हटाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज यूनिफॉर्म दैट पॉइंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन एंड दिस इज डेल्टा S1 और कॉस थीटा क्या होगा, आप यहाँ देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स अलोंग दिस डायरेक्शन और जो डेल्टा S1 था उसका एरिया वेक्टर पॉइंट्स इन द opposite direction from right to left. So we can say that the angle between the two is 0 degree. So I will write here 0 degree and cos 0 degree is equal to 1. So this is equal to E delta S1. So यदि आपको complete electric flux निकालना है तो आप इसको लिखेंगे phi 1 एंड दिस इज सम ओवर ऑल डेल्टा S1 को आप जोड़ देंगे, छोटे छोटे जो डेल्टा S1 होंगे, और यहाँ आप कर देंगे this is E time delta S1. So E can be taken outside and the sum of all small delta S1 is equal to this is cos 180 degree. I'm sorry for this. This is cos 180 degree and this is equal to -1. So माइनस आगे आ जाएगा और ये वाला पार्ट आ जाएगा all delta S1 is equal to S. So this is equation number 2. So दूसरे केस में हम चलते हैं फॉर हम यहाँ लिखें कि फॉर फाई डेल्टा फाई 2 को हमें यदि कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला आ जाएगा अप्लाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा S2, राइट। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं, ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा ई
सॉरी, ये आपके पास आ जाएगा E टाइम डेल्टा S2 एंड द एंगल बिटवीन द टू इज़ 0 डिग्री। आप यहाँ देख सकते हैं डेल्टा S2 जो है वो ये वाला पार्ट है, और इसका जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आप यहाँ 0 डिग्री पुट कर सकते हैं, एंड देन यू विल फाइंड दैट इट इज़ इक्वल टू ई डॉट डेल्टा S2। वैसे तो डॉट प्रोडक्ट नहीं है। अब आपको यदि कंप्लीट फ्लक्स निकालना है तो हम इसको ले सकते हैं phi2 इज़ सम ओवर ऑल डेल्टा S2 को हम जोड़ देंगे, एंड दिस इज़ E इंटू डेल्टा S2। सो E कैन बी टेकन आउटसाइड, एंड सम ओवर ऑल डेल्टा S2 it is equal to E into S. So sum over all delta S is equal to ES. So this is equation number 3 here. And for third case, for delta phi 3 is equal to, this is applied uniform electric field dot delta S3, the surface area you have chosen on this curved part में आप देखेंगे जो curved part में जो आपने surface area choose किया है, this is what I am talking about. सो उसको आप ऐसा लिखेंगे। अब एंगल जो है दोनों के बीच में जो है E एंड डेल्टा S3, एंड दिस इज cos 90 डिग्री। सो cos 90 डिग्री यू नो इट इज इक्वल टू 0, एंड दिस रिजल्ट टू 0 फ्लक्स। सो टोटल फ्लक्स phi 3 that is equal to the sum over all delta S3. This is E into delta S3 is found to be equal to 0. So we have calculated phi 1, phi 2 and phi 3. So this is equation number 4. So now we'll use as we know that, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर नहीं डाला है। as we know that, जैसे हमें पता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है phi, that is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3. So total flux क्या आ जाएगी, phi is equal to phi 1 is equal to, this is minus ES, and plus phi 2 is equal to plus ES and plus 0. So total electric flux is 0. So that is what we want to determine from here, from this article, कि आप यदि एक सिलेंडर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो आप ये पाते हैं जिसके बीच में कोई चार्ज नहीं है तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 होगा। So this is a very good conclusion that Gauss law will work for any figure if this figure will enclose some charge. If this figure will not enclose any charge, then Gauss law will not work over there. So now we will proceed ahead with a few very important observation from the Gauss law. गॉस लॉ से बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग टू दिस गॉस लॉ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। ये जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ बुक से पढ़ेंगे और इनको साथ साथ में एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास आ गया, देखिए ये है हमारे पास द पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। लेट अस नोट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द गॉस लॉ। गॉस लॉ से की बहुत सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो अब हम इससे इम्पॉर्टेंट कुछ जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गॉस लॉ इज़ ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए पॉसिबल है, नो मैटर बट इट्स शेप और साइज इज़, चाहे उसका साइज़ छोटा है चाहे बड़ा है। इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये देखिए यहाँ हम चलते हैं नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए यदि आपके पास एक चार्ज Q है और उसके किनारे जो क्लोज सरफेस है वो कुछ इस तरीके का है, तब भी फ्लक्स क्या होगी, Q/ε0 होगी। यदि मान लो कि आपका क्लोज सरफेस जो है वो कुछ इस तरीके का है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ Q, देन यू स्टिल हैव द इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इज इक्वल टू Q/ε0। और तीसरा केस ये तो आपने डिस्कस किया ही है, यदि आपके पास चार्ज Q इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस है, तब भी हमने गॉस लॉ में प्रूव किया था कि जो फ्लक्स होगी वो Q/ε0 होगी। अगली इम्पॉर्टेंट बात ये है
इसका साइज़ शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी भी तरीके की शेप हो, साइज़ छोटा हो बड़ा हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इसकी रेडियस जो है आर है, यदि मान लो कि आप इसकी रेडियस को और इंक्रीज़ कर देते हो, तब भी इसकी जो फ्लक्स रहेगी फाई दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। सो ये पॉइंट नंबर 1 है जिसको हमने डिस्कस करना था। अगला हम दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। जो सेकंड पॉइंट है कि द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉस लॉ 1.31 में जो राइट साइड में जो टर्म क्यू है दैट इंक्लूड द सम ऑफ ऑल चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड द चार्ज मे बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अब हम ब्लैक बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें ये कहा गया कि हमारे पास यदि जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, तो इसका मतलब ये है कि जो राइट साइड के ऊपर इस चार्ज की जो बात की जा रही है कि ये जो चार्ज होगा ये होगा सम ऑफ ऑल चार्जेस। फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये जो सरफेस है इसमें चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। सो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये जो Q हम यहाँ देख रहे हैं राइट साइड में जो हम Q देख रहे हैं, ये जो Q होगा दिस इज Q नेट, और ये होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। और ऐसा भी हो सकता है कि यदि मान लो आपने कुछ इसमें पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, प्लस Q है, ये माइनस Q है, फिर प्लस Q है, माइनस Q है, फिर प्लस Q है, फिर प्लस Q है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपने लिए हैं इसमें 4 पॉजिटिव लिए हैं, 2 नेगेटिव लिए हैं। तो आपका जो नेट चार्ज Q नेट होगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास आएगा प्लस Q, फिर माइनस Q, फिर प्लस Q, फिर माइनस Q, फिर प्लस Q, फिर प्लस Q। तो इस केस में जो आपके पास चार्ज हो जाएगा वो दिस इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। यदि फॉर एग्जांपल ये सब चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 हैं, तो इस केस में जो नेट चार्ज आएगा वो आएगा 6Q। बट इस केस में जो नेट चार्ज आएगा वो आएगा जस्ट 2Q। तो ये आपको समझना है कि इस केस में यदि आप फ्लक्स निकालते हैं तो आपके पास आ जाएगा 6Q अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। बट जो निचला वाला पार्ट है इस केस में यदि आप फ्लक्स निकालते हैं तो इट इज़ 2Q अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। सो ये मुझे आपको समझाना था कि जो राइट हैंड साइड का जो चार्ज Q है दिस इज़ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। आगे हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। वो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है ये कि इन द सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज सो चूजन दैट देयर आर सम चार्जेस इनसाइड एंड सम आर आउटसाइड, द इलेक्ट्रिक फील्ड हुज फ्लक्स अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसकी लेफ्ट साइड में अपीयर हो रही है इज़ ड्यू टू ऑल द चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड एस, and the term Q on the right side of the Gauss law however represent only the total charge inside S is very interesting। आपको कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिस्कस करते हैं और आपको हर चीज़ समझ आएगी। देखिए तीसरा पार्ट इसमें ये कहता है कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालते हैं इस फार्मूला से E डॉट डेल्टा एस, ये फार्मूला रहा, और इट इज़ इक्वल टू Q नेट बाई एप्सिलॉन ज़ीरो, यही फार्मूला होता है। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है और राइट हैंड साइड में जो चार्ज है, तो फ्लक्स दो तरीके की है, एक लेफ्ट हैंड साइड की भी है फ्लक्स है और राइट हैंड साइड में भी फ्लक्स है। तो सवाल ये है कि यदि आपके पास फॉर एग्जांपल एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस में जैसे चार्ज आपके पास Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, तो यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन पांचों ही चार्जेस की वजह से होगा। इसमें कंसीडर ऑल 5 चार्जेस, कंसीडर ऑल 5 चार्जेस, चार्जेस लाइंग इनसाइड एंड आउटसाइड, तो इनसाइड एंड आउटसाइड। तो आप ऐसा इसके केस में करेंगे कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आपने गॉसियन सरफेस के अंदर और बाहर दोनों ही चार्जेस को कंसीडर करना है। बट यदि आपने नेट चार्ज, यदि राइट हैंड साइड में जो चार्ज इन्वॉल्व है
वहाँ से यदि आपने फ्लक्स निकालना है तो आपको सिर्फ द चार्ज लाइंग इनसाइड सिर्फ Q1, Q2 और Q3 को ही कंसिडर करना होगा। एक बार हम इसको फिर से दोहराना चाहेंगे कि आप देखें कि जो फ्लक्स को आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है E डॉट डेल्टा एस, राइट। और जो राइट हैंड साइड में फ्लक्स है उसका फार्मूला है Q नेट बाई एप्सिलॉन जीरो। अब आपके पास सवाल कुछ इस तरीके का है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्लोज सरफेस लें और क्लोज सरफेस में कुछ चार्ज अंदर हैं, जैसे Q1, Q2, Q3 जो है वो अंदर हैं, तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे नेट चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। बट जो लेफ्ट हैंड साइड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली टर्म इन्वॉल्व है, इसमें Q1 भी आएगा, Q2 भी आएगा, Q3 भी आएगा, Q4 भी आएगा, Q5 भी आएगा। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिससे हम फ्लक्स निकाल रहे हैं उसमें अंदर और बाहर दोनों ही चार्जेस आएंगे। बट जो नेट चार्ज जो है जिसको हम राइट हैंड साइड में लिखा है, इसमें सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज ही कंसिडर किए जाएंगे। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको हमने यहाँ डिस्कस करना था। नाउ वी विल मूव फॉर द अनदर पॉइंट। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। The surface that choose for the application of the Gauss law is called Gaussian surface। जब हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ लिया और इसके किनारे एक सर्टेन रेडियस r का एक स्फेयर बनाया था, तो इस सरफेस को आप स्फेयर में आप एक छोटा सरफेस आप चूज करते हैं, इसको आप गॉसियन सरफेस कहते हैं। सो दैट इनक्लोज सम एरिया, so the surface that we choose for the application of the Gauss law is called the Gaussian surface। and ये you may choose any Gaussian surface, Gaussian surface कोई भी हो सकता है and apply the Gauss law। however care ये की जानी चाहिए, take care not to let the Gaussian surface pass through the discrete charges। जो Gaussian surface जो है वो discrete charges से पास नहीं करना चाहिए, और इसके लिए आप प्रेफर करें कि आप continuous charge distribution को प्रेफर करें। सो दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस इज नॉट वेल डिफाइंड। जब डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेल डिफाइंड नहीं होता, तो आपके आंसर में गलती आ सकती है एट द लोकेशन ऑफ एनी चार्ज, राइट। सो हाउएवर द गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू द कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो गॉसियन सरफेस है वो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पास कर सकता है। सो पांचवा पॉइंट है गॉस लॉ इज ऑफन यूजफुल टुवर्ड्स ए मच ईजियर कैलकुलेशन। जब आप गॉस लॉ यूज़ करते हैं तो कैलकुलेशन करना इलेक्ट्रिक फील्ड के हमें बहुत आसान हो जाता है। व्हेन द सिस्टम हैज़ सम सिमिट्री, तो सिस्टम में यदि सिमिट्री होनी चाहिए, जैसे हम सरफेस चूज़ करें तो हम ये स्फेरिकल सरफेस चूज़ कर लें, या फिर हम आगे हम इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, या तो हम किसी रॉड के किनारे एक सिलेंड्रिकल सरफेस भी चूज़ कर सकते हैं, सो दैट सिमिट्री बनी रहनी चाहिए। देन इट इज़ ईजी टू अप्लाई द गॉस लॉ। सो फाइनली हम यदि कहें कि गॉस लॉ इज़ बेस्ड अपॉन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस, आप जानते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व होता है E डॉट डेल्टा एस। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो कूलम लॉ से आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ R। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिपेंडेंस है वो 1/r स्क्वायर डिपेंडेंस है, दैट इज कंटेन्ड इन द कूलम्स लॉ। सो एनी वायलेशन ऑफ द गॉस लॉ ये बताता है आपको दिस इज द डिपार्चर फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यदि इसमें कोई खराबी आती है, गड़बड़ी आती है, तो ये दिखाएगा आपको कि इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस से या इनवर्स स्क्वायर लॉ डिपेंडेंस से ये कुछ परे की ओर जा रहा है। So this is all about the Gauss law and some special point we have discussed about the Gauss law. So you have to study it in the video as a part 1 and part 2. I hope that you have enjoyed it. Thank you very much.